हेलो नमस्कार। मैं गौतम सर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। ये एनसीईआरटी सीरीज है। ये आपके सीटेट में काम आएगा, बीपीएससी में काम आएगा, टीआरई में काम आएगा। आपका अगर आप एसएसटी में हैं तो उसमें भी काम आएगा, आप पीआरटी हैं उसमें भी काम आएगा। अगर आप 9-10 का एग्ज़ाम देते हैं बीपीएससी में उसमें भी काम आएगा। रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अब साथ साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि सेशन को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे आगाज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो दिया हुआ है कि पृथ्वी के गतियों के कारण एक अंतर्जनित बल है और दूसरा कौन सा बल है? बहिर्जनित बल है। अब आप समझना चाहेंगे कि अंतर्जनित बल क्या होता है और बहिर्जनित बल क्या होता है। तो जब पृथ्वी के अंदर गतियों के कारण कोई बल लगता है तो अंतर्जलित बल कहते हैं। और अंतर्जलित बल दो प्रकार का होता है, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपण बल। जब आकस्मिक होगा, अचानक होगा, तो उससे भूकंप बनेगा या ज्वालामुखी आएगी या भूस्खलन होगा। जबकि अगर पटल निरूपक बल होगा तो उससे पर्वत निर्माणकारी बल का निर्माण होगा। आगे बहिर्जनित बल का मतलब है पृथ्वी के ऊपरी भाग में, तो इससे क्या होगा? अपर्दन या निक्षेपण होगा। अच्छा, अपर्दन और निक्षेपण होगा किसमें? नदी से होगा, पवन द्वारा होगा, समुद्री तरंग द्वारा होगा, हिमनद द्वारा होगा। हिमनद का क्या मतलब है अगर आप नहीं समझते होंगे तो हिमनद का मतलब है कि बर्फ वाली नदियाँ। हिमनद का मतलब क्या है जी? बर्फ वाली नदियाँ। अच्छा, अब हम समझते हैं कि पृथ्वी की गतियों से ऐसा क्या होता है कि ये बल अंतर्जनित या बहिर्जनित बल होते हैं। तो आपको चूँकि पता है कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के भागों को हम मुख्यतः 3 भाग में बांट देते हैं। सबसे बाहरी भाग को हम बोलते हैं कि ये सियाल है। इसको क्या बोलते हैं जी? सियाल है। अगला बीच वाला, इससे नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कि सीमा है, सीमा। और जो सबसे अंदर का भाग है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्रोड या आंतरिक क्रोड है। ये हमारा क्रोड या आंतरिक क्रोड, यानी इसको हम नीफे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? नीफे कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि सियाल का क्या मतलब है। सी का मतलब है सिलिकॉन। सी का क्या मतलब है जी? सिलिकॉन। सी का मतलब है सिलिकॉन। और एल का मतलब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसी तरह से आपका सीमा में सी का मतलब सिलिकॉन है और इसके साथ साथ म से मैग्नीशियम है। अगला पॉइंट, क्रोड में नीफे का मतलब, नीफे भी 2 भागों में। नीफे का मतलब है नी से निकेल है। क्या है जी? निकेल है। और फ से क्या है? फेरस। और फेरस का मतलब लोहा होता है, आयरन होता है। क्या होता है जी? फेरस कहिए, लोहा कहिए या आयरन कहिए। तो आपसे कई तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा, बताइए पृथ्वी के भूपरपट्टी का मतलब क्या है? ऊपरी सतह। तो पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो धातु पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। जबकि अगर पूछेगा कि बताइए तत्व कौन सा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा? सिलिकॉन होगा। तो आपका आंसर क्या होगा जी? सिलिकॉन होगा। और आपको पता है सियाल है, सीमा है और ये आपका नीफे है। सियाल जो है महाद्वीपीय संहति है, जबकि जो सीमा होता है वो महासागरीय संहति होता है। और महासागर से नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? क्रोड कहते हैं। ये जो हमारा क्रोड वाला भाग है, ये पिघला हुआ है। कैसा है जी? पिघला हुआ है या आप कह सकते हैं द्रवीय भाग है। कैसा भाग है जी? द्रवीय भाग है। और चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, तो जब पृथ्वी जब घूर्णन करेगी तो साथ साथ में अंदर का जो आपका मैग्मा है वो भी साथ साथ में क्या करेगा जी? घूर्णन करेगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए
मान लीजिए कि हम जो है खाना वाना खा लिए, पानी वानी पी लिए और पेट को नचाना शुरू कर दिए। खाना वाना खा लिए, पानी वानी पी लिए और पेट को नचाना शुरू कर दिए। तो जब ये पेट हमारा घूमेगा, जब ये हमारा स्टोमक घूमेगा, तो उसके साथ साथ ही उसके अंदर में जो लिक्विड पदार्थ है, जो आपका खाद्य पदार्थ है, वो भी साथ साथ में क्या करेगा जी, गति करेगा। क्या करेगा जी, गति करेगा। ठीक है। चूँकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है, अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है। जब प्लेटें टकराएंगी, क्या होगा जी, जब यहाँ पर प्लेटें टकराएंगी तो जो इससे कंपन पैदा होगा, उससे हमारा क्या बनता है जी, भूकंप बन जाता है। क्या बन जाता है जी, भूकंप बन जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब पहला पॉइंट दिया हुआ है ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है जी, ज्वालामुखी के बारे में। कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। आपको पता है कि ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, ये सब के सब, ये वाला जो भाग है, ये मैग्मा वाला भाग है। कैसा भाग है जी, मैग्मा वाला भाग है। कैसा भाग है, मैग्मा वाला भाग है। और मैग्मा जब ये बाहर निकलेगा, जब क्या होगा जी, बाहर निकलेगा, तो जो इसका मुख होगा उसे हम क्या कहते हैं जी, क्रेटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उससे सबसे ज़्यादा गैस एवं राख निकलता है। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है जी, गैस एवं राख। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है जी, सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। और इसके साथ साथ आपके अन्य गैसें जैसे CO2, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह भी इनके साथ साथ निकलते रहती है। ठीक, अच्छा, अब चीज़ों को समझने वाली बात है कि जिस मुख से होकर के, जहाँ से अगर गैस एवं राख या आप कहें मैग्मा बाहर निकला है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रेटर कहते हैं। जब ये मैग्मा मान लीजिए मैग्मा ऐसे निकला, बाहर निकल गया। जब तक अंदर में था तो मैग्मा था, जब तक ये अंदर में था यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, मैग्मा कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। लेकिन जैसे ही यह बाहर आ गया तो इसका नाम लावा हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है जी, लावा हो जाता है। यानी जब तक पृथ्वी के अंदर में द्रवीय भाग में था तो इसका नाम मैग्मा था। लेकिन जैसे ही यह बाहर की ओर निकलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, लावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तो क्रेटर है, काल्डेरा किसको कहेंगे। क्या पूछा जाता है जी, कि काल्डेरा किसे कहते हैं। तो देखिए, जब मुख छोटा है, जब मुख का है जी छोटा है, तो हम कहते हैं क्रेटर। तो हम क्या कहते हैं जी, क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब यही मुख बड़ा हो जाए, जब यही मुख क्या हो जाए जी, बड़ा हो जाए, जब मुख का हो जाए जी बड़ा हो जाए, तो हम इसे काल्डेरा कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं जी, काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा। अगर मुख छोटा है, ज्वालामुखी का मुख छोटा है, तो उसे हम क्रेटर कहेंगे। लेकिन अगर ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं जी, काल्डेरा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी, काल्डेरा कहते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें तो एक पॉइंट और पूछा जाता है कि सिंडर क्या है। एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि सिंडर क्या है, सिंडर। देखिए, जब लावा एवं राख बाहर की ओर निकले, तो कुछ हवा में ऐसे उड़े,
तो हवा में जब छोटे छोटे महीन कण होंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएंगे। वो क्या होंगे जी? जल्दी ठंडा हो जाएंगे। तो जो जल्दी ठंडा हुआ भाग है उसी को हम लोग सिंडर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? सिंडर कहते हैं। अब चीज़ों को समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जब तक पृथ्वी के अंदर में द्रवीय भाग था उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। बाहर निकल गया तो क्या बोलेंगे? लावा। जहाँ से निकला है उसको क्या बोलेंगे? क्रेटर। लेकिन इसका मुख कैसा है? छोटा होना चाहिए तो ही क्या होगा? क्रेटर। अगर मुख हो गया बड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? काल्डेरा। अच्छा, जो निकला है आपका मैग्मा, जो निकला है आपका मैग्मा या लावा, इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? गैसों एवं राखों की है। यानी सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं जी? जलवाष्प पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ में हाइड्रोजन भी पाया जाता है। चलिए, आप समझ गए होंगे, आगे बढ़े। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे कि ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। पहला कौन सा है जी? सक्रिय ज्वालामुखी। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है आपका शांत ज्वालामुखी। दूसरा कौन सा है जी? शांत ज्वालामुखी। दूसरा कौन सा है जी? शांत ज्वालामुखी। और तीसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है आपका शांत ज्वालामुखी। तीसरा है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, शांत ज्वालामुखी कौन सा है, और अगला सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो पहले समझते हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। वैसा ज्वालामुखी जिसका उद्गार लगातार होते रह रहा है, यानी उद्गार हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। उसे हम क्या कहते हैं जी? सक्रिय ज्वालामुखी। जबकि शांत ज्वालामुखी का मतलब है कि बहुत पहले कभी उद्गार हुआ होगा, लेकिन फिलहाल में उद्गार होने की कोई संभावनाएं नहीं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब है कभी भी उद्गार हो सकता है। इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। अगर हम लोग भारत की बात, अच्छा ये भी समझिए, सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप समझ लीजिए कुकुरा अवस्था। क्या समझ लीजिए जी? कुकुरा अवस्था। जैसे कुत्ता सोया हुआ है, रात में आप बगल से जा रहे हैं, आपको लग रहा है सोया है, वो सोया नहीं है भैया, वो पता नहीं कब पलटवार कर देगा, कोई अता पता नहीं है। यानी कि सोते सोते उसको सब कुछ एहसास होते रहता है, थोड़ा सा आवाज़ गया और वो चौकन्ना हो जाएगा और आपके हैंड या पैर को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। उसी तरह से ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, पता नहीं रुका है, बतियौत का हो जाएगा, फट जाएगा, आप भी फट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए, ये बातें समझ गए होंगे, तो आगे हटाते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर में, कि कहाँ बात करें जी? भारत के अंदर में, तो भारत में अभी तक 2 ही ज्वालामुखी हैं। कितने हैं जी? 2 ही ज्वालामुखी हैं। एक का नाम है बैरन, एक का नाम क्या है जी? बैरन, और दूसरे का नाम है नारकोदम।
दूसरे का नाम है नारकोदम। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक का नाम है बैरन और दूसरे का नाम है आपका नारकोदम। बैरन का बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है जी? सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि अगर नारकोदम का बात करें, किसका बात करें जी? नारकोदम का बात करें तो नारकोदम जो है शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है जी? शांत ज्वालामुखी है। तो भारत में दो ही हैं, एक है आपका बैरन, दूसरा है कौन सा? नारकोदम। बैरन आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोदम आपका शांत ज्वालामुखी है। चलिए, इसके अलावे अगर हम लोग बात करें तो कुछ कुछ ज्वालामुखी के अगर नाम लिखा जाए तो आपको पता होगा माउंट विसुवियस, ये कहाँ है जी? इटली में है। मोनालोआ, माउंट विसुवियस, मोनालोआ। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सेंट हेलेना इत्यादि जो हैं ये ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे तो और भी हैं, स्ट्राम्बोली, और इसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसका? स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। किसका जी? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए, आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा, हम लोग हटाएं। चलो आगे हम लोग ध्यान देते हैं किसके बारे में जी? देखिए, भूकंप के बारे में। अगला पॉइंट क्या है जी? भूकंप। देखिए, अगर हम लोग बात करें भूकंप का तो भूकंप आने का वजह क्या है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि दो ऐसे प्लेटें हैं, दो इस तरह से प्लेटें हैं। अब ये जब दोनों प्लेटें टकराएंगी तो जब ये इस तरह से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात कंपन पैदा होगा और वो कंपन सतह पर आएगा। कहाँ आएगा जी? सतह पर आएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं जी? भूकंप कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं जी? भूकंप कहते हैं। अगला लिखा हुआ है कि भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे केंद्र या अधिगम केंद्र कहते हैं, जबकि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो देखिए, फिगर आपके सामने है। ये प्लेटें जहाँ टकराई हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं या जहाँ पे टकराई हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये जहाँ पे टकराई हैं, ये जहाँ पे टकराई और यहाँ पे टकराने के पश्चात आपका ये जो है आपका उद्गम केंद्र हो गया, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक, उद्गम केंद्र है। अब ये वाला सतह है आपका। देखिए, देखिए ये वाला जो बिंदु है आपका, ये वाला बिंदु है, ये आपका उद्गम केंद्र या केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी? उद्गम केंद्र या केंद्र कहलाता है। आगे देखिए, ये वाला जो है सतह है, ये वाला आपका क्या है जी? सतह है। ये वाला आपका क्या है जी? सतह है।
और सतह के ऊपर जब भूकंप की तरंगें आएंगी या भूकंप ऊपर की तरफ जहाँ सतह पर आएगा उसको हम क्या कहते हैं जी? अधिकेंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? अधिकेंद्र कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझाते हैं आपको। मान लीजिए शादी विवाह का समय चल रहा है, तो मान लीजिए कि ये आपका जो है जयमाल है, ऐसा समझ लीजिए। ये आपका जयमाल वाला है। यहाँ पे ये आपकी शादी वाली लड़की होगी, ये आपकी शादी वाली लड़की होगी, जबकि इसके अगल बगल में दो लड़कियाँ फूल माला लेकर खड़ी होंगी। इसके अगल बगल में दो लड़कियाँ फूल माला लेकर के खड़ी होंगी। देखिए, मान लीजिए कि कोई है जो यहाँ पे खड़ा है, अगर ये अच्छा, उस दिन के लिए मुख्य केंद्र में कौन है? वो लड़की है। अगर वो लड़की को देखता है लड़की का मतलब दुल्हन, अगर वो दुल्हन को देखता है तो कोई समस्या नहीं है। अगर वो दुल्हन को देखता है, केंद्र को देखता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस लड़के ने बगल वाले पे या इस वाले पे डोरा डाल दिया। बगल वाले पे देखने लगेंगे तो आप बताइए, ये केंद्र है, ये दोनों के दोनों अधिकेंद्र हैं, तो बताइए क्षति किस पे होगा? ये लड़का दुल्हन को देखेगा तब झगड़ा हो जाएगा कि बगल वाले में देखेगा तब झगड़ा हो जाएगा? तो बगल वाले को अगर आपने देखा, इसके बाद क्या कर दिया जाएगा जी? कुछ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि केंद्र पर हानि नहीं होती है। हानि कहाँ होती है? तो हानि जो है बगलिया वाला में देखेंगे तब होगी, यानी कि हानि कहाँ होगा जी? अधिकेंद्र पर होगा। कहाँ होगा जी? अधिकेंद्र पर होगा। अगला पॉइंट बोला है कि अधिकेंद्र से जितना ही दूरी बढ़ते जाएगा, अधिकेंद्र से जितना ही दूरी बढ़ते जाएगा, प्रभाव भी क्या होगा? कम होगा। आप बताइए, हई स्टेज के नीचे चढ़ के अगर इस सब को देखेगा तो कुछ आने की संभावनाएं क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन ये 10 फीट दूर से अगर देखेगा, 20 फीट दूर से देखेगा, तो इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाएगा। इसका कहने का मतलब है अधिकेंद्र के जितना ही पास होगा, अधिकेंद्र के जितना ही पास होगा, डेंजर जोन होने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। अधिकेंद्र से जितना ही दूरी होगा, डेंजर होने की संभावनाएं क्या होंगी जी? उतनी ही कम होगी। आप इन बातों को समझ गए होंगे। क्या क्या बातें बताई हमने? जहाँ पे प्लेटें टकराई शुरू हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। सतह पर आया तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। सर्वाधिक हानि केंद्र पर कि अधिकेंद्र पर? यानी दुल्हन को देखेंगे तब हानि होगा कि बगलिया वाला को देखेंगे तब हानि होगा? बगल वाला पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर्वाधिक हानि कहाँ होगा जी? अधिकेंद्र पर होगा। आगे, अधिकेंद्र से जितना ही नज़दीक होंगे, अधिकेंद्र से जितना ही नज़दीक होंगे, संभावनाएं क्षति की ज़्यादा होंगी, जबकि जितना ही दूर होंगे क्षति की संभावनाएं उतना ही कम होगी। चलिए चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 2-3 चीज़ें इसमें और ध्यान रखिएगा, 1-2 बातें इसमें और ध्यान रखिएगा। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, थोड़ा समझ लीजिए। अब आपको पता है कि जो भूकंपीय तरंग निकलते हैं, इसमें 3 तरह का वेव निकलता है। कितने तरह का वेव निकलता है? 3। एक PSL, P का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक। S का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक तरंग। और L का मतलब लव वेव, लव वेव,
लव तरंग, लव तरंग एल वेव। देखिए जो प्राथमिक तरंग है, जो प्राथमिक तरंग है इसकी चाल लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है जी? 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग की बात किया जाए, किसका बात किया जाए? द्वितीयक तरंग की बात किया जाए तो इसका होता है लगभग 3 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि एल तरंग का बात किया जाए, लव तरंग का बात किया जाए तो इसका होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक तरंग 6 से 9, द्वितीयक तरंग 3 से 6 और लव तरंग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सतह पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सतह पर तेजी के साथ कौन पहुंचेगा? तो सतह पर तेजी के साथ कौन सा तरंग पहुंचती है जी? प्राथमिक तरंग पहुंचती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षति किस तरंग से होती है तो एल वेव से होती है। आप कहेंगे इसका चाल तो सबसे कम है, इसका चाल तो सबसे कम है, लेकिन क्षति इसी से ज़्यादा कैसे है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप चौराहे पर खड़े हैं और कोई बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाल वाल झाड़ते हुए निकल गई। आप भी देखे, वो भी देखे, लेकिन तेजी के साथ आई और तेजी के साथ निकल गई। तो क्या आपके शरीर पर उसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। आप सोचेंगे हाँ ठीक है, देखने में अच्छी थी, चली गई, आ गई, निकल गई, बात खत्म हो गया। तेजी से आई और तेजी से क्या हो गई जी? निकल गई। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, देख रोज रहे हैं, बात एक भी नहीं हुआ। देख रहे हैं रोज, बात नहीं हुआ। और मान लीजिए कि साल भर के बाद वो चली गई। रोज देख ही रहे थे, बात नहीं हुआ, वो चली गई। तो क्या इसके बावजूद भी आपके शरीर पे कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप तो सोचेंगे हमको तो कुछ भाव ही नहीं दिया, फिर क्या मतलब है? चलो, तीसरा कंडीशन है कि आप मान लीजिए कि 2 से 3 साल तक आप बात कर रहे हैं, पता चला कि इन साल उसका शादी है, तो टकीला लगाना पड़ जाएगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? पूरा दुनिया को सोचेंगे उलट पुलट कर दें हम, सोचेंगे कि नहीं? इसका कहने का मतलब यह है कि दो चीज़ें जितना ही धीरे धीरे शुरू होंगी वो उतना ही क्या देगी जी? दर्द देगी। तो आप बताइए कि प्राथमिक तेजी से निकल गया, झटका मार के निकल गई, कोई दिक्कत? ये वाले तो भाव ही नहीं दी है तो भी कोई दिक्कत? अच्छा, ये साथ में थे लेकिन अब इसके बाद में अलग हो रहे हैं, जुदाई हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक, वैसे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है जी? लव वेव है, लव है। चलो आगे अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक तरंग को और किस नाम से जाना जाता है या ये कौन सी तरंग है, तो प्राथमिक तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि द्वितीयक जो द्वितीयक तरंग है यह जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है जी? अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जबकि जो लव वेव है, लव तरंग है, ये जो है पृष्ठीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है जी? पृष्ठीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है जी? पृष्ठीय तरंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप बताइए सबसे तेजी से पृष्ठ पर आने वाला तरंग कौन सा है? प्राथमिक। सबसे तेजी से आने वाला कौन सा है? प्राथमिक। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तरंग कौन सा है? तो एल वेव। कौन सा है जी? एल वेव। अगला, प्राथमिक तरंग कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि द्वितीयक तरंग कौन सा तरंग है जी? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है जी? अनुप्रस्थ है। अगला, लव वेव या लव तरंग कौन सा तरंग है जी? पृष्ठीय तरंग है। कौन सा तरंग है जी? पृष्ठीय तरंग है। हम समझते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो हटाएं। अब हम लोग बात करते हैं कि भूकंप तो ठीक है, चलिए आ गया। क्या भूकंप का भविष्यवाणी किया जा सकता है? तो नहीं। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी भूकंप का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। हाँ, स्थानीय लोग जो लोकल लोग हैं, ये जानवरों के हरकतों से जानवरों की हरकतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जानवरों के हरकतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे सांप अगर बाहर आ गया, सांप कहाँ आ गया जी? अगर बाहर यानी कि सतह पर आ गया, सांप कहाँ आ गया है जी? अगर सतह पर आ जाएं, या आपके कुत्ते बिल्ली अजीब व्यवहार करने लगे, यानी जानवरों का व्यवहार अजीब हो जाए, जानवरों का व्यवहार अजीब हो जाए, तो जब जानवर अजीब व्यवहार करने लगेंगे, सांप वगैरह सतह पर आ जाएंगे, कुत्ते भाव करने लगेंगे, ठीक, तो इससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि भूकंप आ रहा है। ये लोगों को एक अंदेशा हो जाता है, एक अंदाज हो जाता है। लेकिन हम इसका अभी तक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, अभी तक इसका सटीक भविष्यवाणी नहीं किया जा सका है। अगर आपसे बात करेगा कि फिर भूकंप को मापा किससे जाता है, तो देखिए भूकंप को जिससे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप को जिससे मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं जी? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं जी? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिस्मोग्राफ कहते हैं। किसको मापने वाले को? भूकंप मापी को। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। जबकि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल कहा जाता है। तो भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप की तीव्रता जिससे मापी जाती है उसे हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगर बात करें कि अगर रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2 है, अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी है जी? 2 है, तो किसी भी जान या माल की क्षति नहीं होती है। किसी भी जान या माल की क्षति नहीं होती है। अगर भूकंप की तीव्रता 5 है, अगर भूकंप की तीव्रता क्या है जी? 5 है, तो कोई खास क्षति नहीं होगी, लेकिन वस्तुओं के गिरने के कारण क्षति होगी। वस्तुओं के गिरने के कारण क्षति होगी। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 6 या 6 से अधिक 6 है तो शक्तिशाली होगा। 6 है, अगर भूकंप की तीव्रता कितनी है? 6 है, तो शक्तिशाली होगा। कैसा भूकंप होगा जी? शक्तिशाली होगा। और अगर 7 या 7 से अधिक है तो महाशक्तिशाली भूकंप होगा। महाशक्तिशाली भूकंप होगा। तो ध्यान रहेगा कि भूकंप किससे मापा जाता है, या भूकंप मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल। अगर भूकंप की तीव्रता 2 है तो जान माल की क्षति नहीं होगी। अगर 5 या 5 से कम है तो
वस्तुओं के गिरने के कारण ही जान माल की क्षति होगी। अगर भूकंप की तीव्रता 6 है तो शक्तिशाली भूकंप है, और अगर 7 है तो महाशक्तिशाली भूकंप है। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जो शक्तिशाली भूकंप आया है, भारत में जो सबसे अधिक शक्तिशाली भूकंप आया है, ये आया था 26 जनवरी 2001 को। कब आया था जी? 26 जनवरी 2001 को आया था। कहाँ आया है? तो ये आया था आपके भुज में। कहाँ आया था जी? भुज। और भुज कहाँ है? गुजरात में है। भुज कहाँ है जी? गुजरात में है। भुज कहाँ है जी? गुजरात में है। यहाँ 26 जनवरी 2001 को शक्तिशाली भूकंप आ गया था। और आपको पता है जब शक्तिशाली भूकंप आएगा तो, और ख़ास तौर से अगर 26 जनवरी के दिन होगा तो 2 लोगों की मृत्यु तो बिल्कुल ही संभव ही है। एक शिक्षक की मृत्यु और दूसरा आपका छात्र एवं छात्राओं की मृत्यु। तो लगभग जो है 971 विद्यार्थी की मृत्यु हुई थी। लगभग 971 विद्यार्थी की मृत्यु हुई थी और लगभग 31 शिक्षक की मृत्यु हुई थी। लगभग 31 शिक्षक की मृत्यु हुई थी। अच्छा, जब भूकंप आता है तो आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पूरा चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, घर जो है मलबे बन जाते हैं। तो इससे क्या क्या प्रभावित हो जाएगा? आपका दूरसंचार प्रभावित हो जाएगा, फ़ोन वाला काम खत्म हो जाएगा, रेडियो संचार खत्म हो जाएगा, यातायात में दिक्कतें हो जाएंगी। कुछ लोग घर के अंदर में दबने से और ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप होने के कारण, खाने पानी औषधि के कारण भी लोगों की क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। और यहाँ जो आपका भूकंप आया था इसकी तीव्रता लगभग 6.9 थी। कितनी थी जी? 6.9 थी। 6.9 थी। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में शक्तिशाली भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। कहाँ आया था जी? भुज, गुजरात में। लगभग 971 विद्यार्थी मरे थे और लगभग 31 शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी। और जिस क्षेत्र में ये शक्तिशाली भूकंप आया था वहाँ पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किसकी घोषणा कर दी थी? आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए तरीके से नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट जो हमारा चैनल है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे हमें हौसला मिलता है चीज़ों को पढ़ाने का, बताने का, और हमें पता भी चलता है कि आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।